आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद श्रीश पांडे पे। और इसके पहले मैं हिस्ट्री की 5 वीडियोज़ आप सबके लिए डाल चुका हूँ और ये मेरी आज छठी वीडियो है हिस्ट्री की। और अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ताम्रपाषाण काल। यानी इसके नाम से ही क्लियर होगा कि इस एज में, इस इरा में हमारे पास किन किन चीज़ों के औजार थे। तांबे प्लस पाषाण यानी पत्थरों। यानी इस काल के लोगों ने तांबे और पत्थरों दोनों के औजारों का प्रयोग शुरू किया था। और अगर हम देखें तो सबसे पहली धातु जिसके औजार बनाए गए, यहाँ से हमको एक प्रश्न बन सकता है कि पहली धातु जिसके औजार बनाए गए तो वो धातु कौन सी थी? तांबी। कौन सी धातु थी? तांबा। तांबा वह धातु है जो धातु के रूप में सबसे पहले प्रचलन में आया। जो सबसे पहले प्रचलन में आया, जो धातु जो सबसे पहले प्रचलन में आई वो तांबा थी। और ये लगभग आज से 5000 साल पहले प्रचलन में आई। आज से लगभग 5000 साल पहले। और इसी वजह से जो ये ताम्रपाषाण काल की संस्कृति मानी जाती है वो 4000 से ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक, इसमें हथियार किसके बनते थे? तांबे और पत्थर के। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, सर्वप्रथम तांबे के औजार बनना, मतलब वह धातु, ये यहाँ पे आप धातु समझिएगा कौन सी धातु है। सर्वप्रथम तांबा वह धातु है जिसके औजार बनाए गए। इसके पहले किसके हथियार बनाए जाते थे? तो इसके पहले आपके पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे। सबसे पहली इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना यानी पहला औजार क्या बनाया गया था? कुल्हाड़ी बनाई गई थी। और ये सबसे पहली धातु है जो इस्तेमाल में आई है, इसको मैं बता चुका हूँ। आज से लगभग कितने साल पहले? तो तांबे का जो उपयोग है आज से लगभग 5000 साल पहले शुरू किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि वह पहली धातु कौन सी है जिसका इस्तेमाल लोगों ने शुरू किया या इंसानों ने जिसका इस्तेमाल शुरू किया। तो इस संस्कृति में इसीलिए इसका नाम ताम्रपाषाण काल संस्कृत पड़ा, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले यानी 5000 साल पहले आज से तांबे का इस्तेमाल शुरू किया गया था। अब इस काल के कुछ प्रमुख स्थलों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे राजस्थान में अहाड़ और गिलुंद। ऐसे ही महाराष्ट्र के कुछ स्थल हैं, मध्य प्रदेश के कुछ स्थल हैं, तो उन सब के बारे में अब हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख क्षेत्र, इसके प्रमुख क्षेत्र, तो राजस्थान में इसका जो प्रमुख क्षेत्र था मैंने पहले ही बताया आपको, अहाड़ व गिलुंद। मध्य प्रदेश में, और ध्यान दीजिएगा पूर्वी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से थे? तो मालवा, दूसरा कायथा और तीसरा एरण। 3 जगह हैं जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 ताम्रपाषाणिक का स्थल पाए गए हैं। जिसमें मालवा क्यों फेमस है, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर ही आपको बता दे रहा हूँ कि मालवा जो क्षेत्र है ये क्यों फेमस है। मालवा क्षेत्र फेमस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो मृदभांड है, मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन हैं, जो ग्रे वेयर्स हैं, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के पाए गए हैं। मालवा वह स्थान है, मालवा इज द प्लेस वेयर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्रेवेयर्स आर फाउंड, मतलब मिट्टी के सबसे बेहतरीन क्वालिटी के, तो सर्वोत्तम क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन यहां पर पाए गए हैं। सर्वोत्तम क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक, बाकी भी दोनों के लिए स्पेशल है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद जो स्थल आते हैं वो कहां के आते हैं? पश्चिमी महाराष्ट्र के। पश्चिमी महाराष्ट्र का एक स्थल है जिसका नाम मिजोरबे है। मिजोरबे। और दक्षिण पूर्वी भारत के बहुत सारे क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी भारत के
बहुत सारे क्षेत्र हैं जो प्रमुख स्थलों में आते हैं, आपके ताम्र पाषाणिक काल की सभ्यता के प्रमुख स्थलों में आते हैं। अब बात आती है कि उत्खनन कहाँ पर किया गया। उत्खनन मतलब, चूंकि है मैंने आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस काल के कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त है। पुरातत्वविदों ने खुदाई की, उस खुदाई के दौरान कुछ चीजें मिली जिनके आधार पर कार्बन डेटिंग की गई और इसकी डेट या फिर उसको स्टडी करके पुरातत्वविदों ने एक अनुमान बताया कि इस जो है संस्कृति के लोग इस तरह से रहते थे। तो इसका सर्वाधिक जो उत्खनन किया गया है तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, अहमदनगर जिले के कौन से, जोरबे, जोरबे और दैमाबाद, जोरबे, दैमाबाद, जोरबे, दैमाबाद, मेवाशा, ये कहाँ पर है, अहमदनगर जिले में। इसी के पूर्वी भाग में जब हम आएंगे तो हमको कहा जो है मिलेगा चंदौली, पूर्वी भाग में चंदौली, सोन, गंगा, इनाम गांव आदि स्थल प्राप्त होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये सब लगभग जो है ये जोरबे संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। जोखे संस्कृति ये कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। यानी एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, तो ताम्रपाषाण कालिक जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। उसे ही एक उसी के पैरेलल एक संस्कृति हम लेते हैं, जोरवे संस्कृति, जिसका हमको कहाँ पर मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि दैमाबाद व इनाम गांव ये नगरीय सभ्यता के प्रतीक थे। इसी में ही नगरीय सभ्यता के प्रतीक कौन माने जाते हैं, दैमाबाद और इनाम गांव नगरीय सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं। दैमाबाद और इनाम गांव नगरीय सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं, जिसमें दैमाबाद के लिए विशेष क्या है, दैमाबाद जो है सबसे बड़ा स्थल है, पूरे ताम्रपाषाणिक काल सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल क्या है, दैमाबाद। दूसरा, सर्वाधिक कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। दैमाबाद पर सर्वाधिक कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगला स्थल क्या है, इनाम गांव। इनाम गांव के लिए विशेष क्या है, ये यहां पर आपको जानने की जरूरत है। इनाम गांव के लिए विशेष ये है कि ये सबसे बड़ा नगर था जो कि फोर्टिफाइड यानी किलेबंदी के साथ, यानी ये नगर इनाम गांव जो था ये ऐसी बस्ती थी जिसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। इनाम गांव सबसे बड़ी किलेबंद बस्ती कौन सी थी, सबसे बंद किलेबंद बस्ती थी कौन सी, इनाम गांव। अगला जो नगर है वो क्या है, पहले ही हम लोग इसको देख चुके हैं, क्या नाम है, अहाड़। अहाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो प्राचीन नाम था वो तांबावती, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तांबा वाली जगह। इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम अहाड़ का तांबवती बोला जाता है। इसका मतलब होता है, क्या होता है, तांबे वाली जगह। ठीक, अगला गिलुंद। गिलुंद क्या था, गिलुंद इसका अहाड़ का प्रमुख स्थल था, या ये कह सकते हैं कि इस पूरी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो गिलुंद माना जाता है। प्रमुख स्थल सभ्यता का, इस सभ्यता का प्रमुख स्थल गिलुंद को माना जाता है। अहाड़ कौन सी जगह थी, अहाड़ भी एक जगह थी, ताम्रपाषाणिक जगह थी, जिसका पुराना नाम तांबावती है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। अब गिलुंद प्रमुख स्थल क्यों माना जाता है, क्योंकि गिलुंद वो जगह है जहां पर प्रस्तर फलक उद्योग यानी कि पत्थर के औजार बनाने के उद्योग प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ये क्या हो गया, ये गिलुंद हो गया।
अगला जो प्रमुख पॉइंट है वो ये है कि खेती में गेहूं, चावल, दाल, अब चावल तो उगता नहीं, चावल की जगह पे क्या उगता है, धान, तो इसको समझिएगा। गेहूं, चावल, दाल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं, तो महाराष्ट्र के नौदा टोली से। महाराष्ट्र के नौदा नौदा टोली से, जो कहां पर स्थित है, नर्मदा नदी के, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो खेती के साक्ष्य कहाँ, इस काल में खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के नौदा टोली में, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, वहां से खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं आपके ताम्रपाषाणिक सभ्यता के। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जो अहाड़ के लोग हैं, अहाड़ के लोग पत्थरों के घर में रहते थे, पत्थर से बने घरों में रहते थे। यानी अहाड़ के जो लोग हैं उनका घर किससे बना होता था, पत्थर पत्थर से बना होता था। अगला प्रमुख जो प्रश्न है जो पूछा गया है सवाधान को लेके, सवाधान। तो इसमें भारत में दो हिस्से अगर हम करते हैं, इसको हम पूर्वी हिस्सा लेते हैं और इसको भारत का पश्चिमी हिस्सा लेते हैं, तो पश्चिमी हिस्से में वो संपूर्ण समाधान था, पश्चिमी हिस्से में संपूर्ण समाधान था और पश्चिमी हिस्से में आंशिक। पश्चिमी क्षेत्र में संपूर्ण, पूर्वी क्षेत्र में आंशिक समाधान। पश्चिमी क्षेत्र में पूरी बॉडी का जला देते थे और पूर्वी क्षेत्र में आंशिक जलाते थे, और आधी को, एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए इस तरह से कि आधी बॉडी को जला देते थे, आधी बॉडी को दफना देते थे। तीसरा, हम लोग अपने आसपास एक प्रचलन देखते हैं कि जब हम किसी शव को जलाते हैं तो उसके बाद उसकी अस्थियों को कलश में एकत्रित करके और उसको ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। तो इस दौरान ऐसा काम क्या होता था, तो महाराष्ट्र से हमको ये साक्ष्य मिले हैं कि महाराष्ट्र के लोग अस्थि कलश को घर के फर्श के नीचे दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। ठीक, तो ये हो गया आपका समाधान से रिलेटेड प्रश्न। अब नेक्स्ट आता है वर्शिप, यानी पूजा से रिलेटेड चीजें। तो पूजा किसकी करते थे, तो ये लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है वो कैसी थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता मानी जाती, क्योंकि मातृदेवी की पूजा की जाती थी। दूसरा, वृषभ, वृषभ मतलब होता है बैल, वृषभ क्या था, संप्रदाय का किसकी वर्शिप की जाती थी, मातृदेवी की, और वृषभ किसका प्रतीक था, वृषभ यहाँ के संप्रदाय का प्रतीक माना जाता है। अब कुछ चीजें हैं कि कौन कौन से स्थल हैं जो आप सिंध घाटी सभ्यता में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे। तो एक नगर है कालीबंगा और बनवाली, दो शहर हैं जिनको ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी माना जाता है। कौन कौन से, कालीबंगा और बनवाली। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया नहीं, पूछा जा सकता है। कालीबंगा व बनवाली दो ताम्रपाषाणिक स्थल है। तीसरा, इसकी जो ये सभ्यता है ये समाप्त कब होती है, तो जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है वो 1200 ईसा पूर्व ताम्रपाषाणिक सभ्यता समाप्त हो जाती है, का अंत होता है। और
लगभग आज से 500 से 700 ईसा पूर्व के मध्य जो जोरवे संस्कृति है इसका, जोरवे संस्कृति का अंत माना जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस ने की थी कहां पर? पल्लावरम, तमिलनाडु में इसकी खोज की गई थी। अगला जो पॉइंट है जो इससे ताम्रपाषाणिक काल सभ्यता की जो विशेषता मानी जाती है वो प्रिंटेड ग्रेवेयर्स मानी जाती है। यानी इस काल में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रिंटेड ग्रेवेयर्स पाए गए हैं। दूसरा कायथा व एरण सबसे प्राचीनतम बस्तियां हैं, सबसे प्राचीनतम बस्तियां हैं। और कहां पर हैं? चंबल नदी के तट पर स्थित हैं। चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी के तट पर ये स्थित है। सबसे ज्यादा बड़ी ताम्र निधि जो पाई जाती है वो गुंगेरिया में पाई जाती है। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां पाई जाती है? सबसे बड़ी ताम्र निधि गुंगेरिया में पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में टोटीदार बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस काल से सब जो ताम्रपाषाणिक काल है या जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है, इस सभ्यता से और इस काल से रिलेटेड इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं और ना ही मुझे जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि पूछे जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये वीडियो मेरा 5वां वीडियो है और इस एक वीडियो में ही मैंने पूरे जो ताम्रपाषाण काल है उसको ख़त्म कर दिया है। साथ में अगला जो वीडियो आपको आएगा वो अगले 2 या 3 वीडियो सिंध काल के बारे में आएगा, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके।